हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह केजीएस आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर आपका 4 है, जिसमें मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये सभी जो है ज़्यादातर इन क्वेश्चंस का जो आप देखेंगे बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे कुछ ग्रुप हैं जिनके द्वारा जो है 150-200 में जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है परेशान बिल्कुल भी ना हो। और प्रैक्टिस सेट जो है सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है सारे टेस्ट जो भी अच्छी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोगों को 150-200 रुपये दे करके प्रैक्टिस सेट्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, 17वीं बीपीएससी 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें बीपीएससी पेपर के लिए बीपीएससी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए जो भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए जाएंगे वो सारे प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना होए और अपनी पढ़ाई जारी रखें। उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट्स हैं इस चैनल से जुड़ करके अपने प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप लोग की तैयारी सही दिशा में है कि नहीं है। उसके साथ साथ किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके देखिए बिहार में बीपीएससी की अगर हम बात करें, बिहार पीटीएस की, तो में इतिहास में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उनका सीधा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है आपको बिहार से देखने को जरूर मिलेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड ही होते हैं। तो जो मुख्य फोकस रहेगा वो बिहार स्पेशल के जो आपके हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, उन पे रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास और बिहार इतिहास को कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सातवाहन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस राजवंश का संस्थापक सिमुक था। इस राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी और यज्ञ श्री सातकर्णी को शक, पहलव और यवनों का विनाशक माना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, न कि यज्ञश्री, गौतमी पुत्र सातकर्णी को इसे जो है शक, पहलव और यवनों का विनाशक क्या कह सकते हैं कि इनको पराजित करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? या गौतमी पुत्र सातकर्णी को, न कि यज्ञश्री सातकर्णी को। तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। कुछ राजवंश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दिया गया, उससे आपको मिलाना है। पांड्य वंश की राजधानी की अगर हम बात करें, इनकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। कदम्ब की राजधानी जो है वो बनवासी थी। और पश्चिमी गंग वंश की जो राजधानी थी, पश्चिमी गंगा नहीं, गंग है, ठीक है, पश्चिमी गंग वंश की जो राजधानी थी वो कोलार थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, SRQP, SRQP, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प गलत है? स्थविर या थेरवादी वे लोग थे जो पारंपरिक बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। स्थविरों का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। परिवर्तन स्वीकार करने वाले बौद्ध महासंघीय कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध संघ का जो है औपचारिक विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है? स्थविरों का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था, यह आपका गलत है, ठीक है। बात करें अगर स्थविर की, इनका जो नेतृत्व है महाकश्यप ने किया था, ठीक है, महाकच्छायन ने, न कि महाकश्यप ने। किसने कहा था? महाकच्छायन द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और महासंघिक का नेतृत्व जो है वो महाकश्यप ने किया था, ठीक है। स्थविर जो है, जो स्थविर है, इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया था और महासंघिक का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित अंगों में से इसने जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य पुस्तक की अगर हम बात करें, इनकी जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। पाणिनि की है अष्टाध्यायी। और कामंदक जो है इनके द्वारा नीतिसार की रचना की गई थी। कालिदास द्वारा कुमार संभव की रचना की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका QP यसार, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम और देखें, जैसे कामंदक इनके द्वारा नीतिसार की रचना की गई थी, उसके साथ साथ नीतिसार जो है या कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो सामंत व्यवस्था है उसका जो है इस पुस्तक में
मतलब विविध रूप से या कह सकते हैं कि विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके साथ कालिदास की अगर हम बात करें, इनके द्वारा कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, इन जो किताबों की रचना है वो कालिदास द्वारा की गई। ठीक, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह वर्तमान बिहार के बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य जो विषय हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। कौन सा विकल्प इसका सही है, गलत है, ये बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प इसका गलत है आपको बताना है। ठीक, गलत पूछा है तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और दूसरा जो है यह गलत हो जाएगा। ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो यह बांका जिला नहीं बल्कि कहाँ पे है, बिहार के भागलपुर में। बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव के पास स्थित है। ठीक है, और वर्तमान अगर गांव की बात करें तो अतिचक गांव जो है, अतिचक गांव अगर बहुत डीप जाकर के पूछेगा तो इसका गांव पूछ सकता है। ठीक है, जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह भागलपुर जिले के अतिचक गांव में है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। बात करें अगर दूसरे की कि इसकी स्थापना पाल वंश के शासक द्वारा की गई थी, ये भी आपका गलत है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है पाल शासक धर्मपाल ने की थी, न कि गोपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा चौथा जो है वो आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म में तीर्थंकर और निर्ग्रंथ के बीच क्या अंतर था? जैन धर्म में तीर्थंकर और निर्ग्रंथ के बीच में क्या अंतर था? तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक थे जबकि निर्ग्रंथ महात्मा, और इसका जो सही आंसर है वही हो जाएगा ऑप्शन ए। तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे और निर्ग्रंथ जो थे वो महात्मा थे। ठीक है, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो यह एक प्राचीन धर्म है जो दर्शन पर आधारित है और जो मुक्ति का मार्ग जो है आध्यात्मिक और शुद्धता के मार्ग की शिक्षा देता है। इसके साथ साथ जैन शब्द जो है यह जीन से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्दों की अगर हम बात करें, जैन के जो संस्थापक हैं इनको तीर्थंकर कहा जाता था और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता था। और जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे, जिसमें ऋषभ देव जो है पहले तीर्थंकर है और महावीर जो है वो आखिरी तीर्थंकर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहला जो है वो गलत हो जाएगा आपका। एक सेकेंड, पहला सही है। ठीक है, जो अंतर पूछा था ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चेर साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है धनुष है, चोल का है मछली और पांडे का बाघ है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तीनों विकल्प सही है। ठीक है, चेर राजवंश जो है यह पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र पर शासन करते थे और उनकी धनुष राजधानी वंश जो है करूर थी। चोल वे पूरी तरह से सिंचित उपजाऊ जो कावेरी बेसिन में है उनका इन पर नियंत्रण था। इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ और उनकी राजधानी थी उरैयूर। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी और यह जो है देहाती तटीय भागों पर मुख्य रूप से रहते थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। ठीक है, तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीम कडफिसस द्वारा भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी किए गए। कुजूल कडफिसस ने तांबे के सिक्के चलाए और अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? जब पूछा है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है, सॉरी कौन सा विकल्प गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, सभी विकल्प सही हैं। कुजुल कैडफिसस इसके पुत्र जो है वीम कैडफिसस ने भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी किए थे। कुजुल कैडफिसस द्वारा प्रसारित जो तांबे का सिक्का है वह हिंदू कुश के दक्षिण में पाया गया है, जो बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुषाण आंदोलन उनके समय में शुरू हुआ था। उसके साथ साथ जो अश्वघोष हैं वह कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है, जिनके द्वारा बुद्धचरित और सौंदरानंद की रचना की गई थी। ठीक, ये भी याद रखिएगा। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। सारनाथ स्तंभ के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक सिंह के नीचे धर्म चक्र का उत्कीर्णन किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है अशोक द्वारा कराया गया था। 3री शताब्दी में इसका अशोक निर्माण करवाया गया था। ठीक है, 3री शताब्दी के पूर्व जो है इसका निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और उसके साथ साथ यह जो है पहला कमल के फूल का आधार, बौद्ध धर्म का प्रतीक। फिर एक ड्रम जिस पर 4 पशु उत्कीर्ण किए गए हैं जो 4 प्रमुख जो दिशा हैं उनको जो है इंडिकेट करते हैं, जिसमें बैल जो है पूर्व की तरफ, घोड़ा पश्चिम की तरफ, हाथी दक्षिण और शेर जो है उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें 4 सिंह ड्रम के ऊपर खड़े हैं और प्रत्येक का जो मुख है वो चारों दिशाओं में, एक की मतलब पीठ जो है एक दूसरे से सटा करके चारों दिशाओं में मुख जो है करके खड़े हैं। ठीक है, और प्रत्येक सिंह के जो नीचे है धर्म चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं जो आपके तिरंगे में बीच में देखने को मिलता है ना, वही है। ठीक है, तो सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे।
हुंडी शब्द का क्या अर्थ है जिसका प्रयोग हर्षोत्तर काल में किया जाता था? राज्य द्वारा जारी की गई एक सलाह, दैनिक लेखा जोखा के लिए एक डायरी, विनिमय पत्र या फिर सामंत का अपने अधीनस्थों को आदेश। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक विनिमय पत्र था। हर्ष के शासनकाल में हुंडी का उपयोग वित्तीय साधन के रूप में किया जाता था और इसका जो प्रयोग है एक पराक्रम में लिखत के रूप में होता था और उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति को इसे हस्तांतरित किया जाता था। इसका उपयोग घरेलू और विदेशी व्यापार हो गया, लेन देन हो गया और उसमें विनिमय के रूप में भी इसका उपयोग होता था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प गलत है? चेदी वंश का खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। गांधार कला का विकास मौर्य काल के दौरान हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ब्राह्मणवाद का संरक्षक था और बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधार कला का विकास मौर्य काल में हुआ था। आपका गलत है। गांधार कला के विकास की अगर हम बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, गांधार कला का जो विकास है कुषाण के शासनकाल में। ठीक है, कुषाण साम्राज्य था, उस कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत जो है गांधार कला हो गया, मथुरा कला हो गया, इसका विकास हुआ और उसमें भी मुख्य रूप से कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, जो कुषाण वंश का शासक था, एक महान शासक था, इसी के समय में गांधार कला और मथुरा जो मूर्ति कला से संबंधित है इनका विकास हुआ था। ठीक है, ना कि मौर्य कला में। बाकी अन्य तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन अशोक की धार्मिक यात्रा का सही क्रम है? अशोक की जो धार्मिक यात्राएं हैं जिनका अशोक द्वारा किया गया था, इसे आपको बताना है कौन सही क्रम है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, अशोक सबसे पहले गया था लुम्बिनी से फिर कपिलवस्तु, उसके बाद बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और लास्ट में श्रावस्ती। ठीक है, तो सबसे पहले लुम्बिनी जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन निम्नलिखित उम्मों को सम्मिलित करना है? उत्तरापद की राजधानी क्या थी? उत्तरापद की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली थी और प्राच्य की जो राजधानी है यह थी पाटलिपुत्र। और दक्षिणापद की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा कर संबोधित किया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को दूरधारा नाम से संबोधित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जो है वो गलत है। जैन साहित्यों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, सिंहसेन कहा गया है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। जैन ग्रंथों में इसे दूरधरा नहीं बल्कि सिंहसेन कहा गया है। ऑप्शन ही सही है। गुप्त काल के संदर्भ में घंटसाला, कदूरा और चौल शहर किस लिए प्रसिद्ध था? यह विदेशी व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह, महत्वपूर्ण जो है उस समय के बंदरगाह थे। ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल के दौरान घंटसाला, कदूरा या चौल शहर ये सब जो है प्रमुख बंदरगाह थे। घंटसाला की अगर हम बात करें तो यह बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उसके आसपास स्थित था। कदूरा डेल्टा यह बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर, जो भी वर्तमान समय में जो मुंबई है, मुंबई के आसपास स्थित बंदरगाह था। चौल जो है यह भी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था और यह जो है महाराष्ट्र में था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। लगभग 2 वर्षों के सैन्य अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत। दूसरा गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य से उसका आमना सामना ही नहीं हुआ था। ठीक है, और उस समय जिस समय जो सिकंदर है भारत में आया था उस समय भारत पर जो है नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित विद्वान था? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर साथी ऑप्शन डी, यह तीनों विद्वान जो हैं, तीनों विद्वान का संबंध कनिष्क के शासनकाल से। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जिसमें से अगर हम बात करें नागार्जुन और चरक, ये विद्वान अश्वघोष से लोग रहते थे, जिसमें चरक जो है कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में बौद्ध दार्शनिक और विद्वान थे। अश्वघोष एक वक्ता कवि थे जिन्होंने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा, जो अश्वघोष हैं इनके द्वारा चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों को सुमिलित कीजिए। कुछ महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी, उसे आपको सुमिलित करना है। देखिए, इसमें पांचाल की अगर हम बात करें, पांचाल की राजधानी क्या है? पांचाल की राजधानी जो है यह है अहिछत्र। अहिछत्र है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है।
वत्स की राजधानी है कौशाम्बी और अस्मक की राजधानी पोतन या फिर प्रतिष्ठान है। सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और जैसे जो 16 महाजनपद हैं इनकी राजधानी अगर हम देख लें तो एक बार देख सकते हैं। देखिए, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी साकेत, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, काशी की वाराणसी, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज, वज्जी की वैशाली, चेदी की सुक्तिमती, वत्स्य जो है मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का पोर्टन पैठन या पोतली प्रतिष्ठान मिलता है देखने को, अवंती की माहिष्मती, गांधार की थी तक्षशिला और कंबोज की पूछ या फिर पुष्कलावती या हाटक भी मिलता है देखने को, हाटक। ठीक है। और इन 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान समय में। ठीक है। यह क्वेश्चन जो है एक बार यूपीपीसीएस ने पूछा था, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के सही कालानुक्रम को इसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो है भारत पर हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया था, उसके बाद शक और फिर जो है कुषाणों ने आक्रमण किया था। ठीक है। हिंद यूनानियों द्वारा जो आक्रमण किया गया था 37 से लेकर के 326 ईसा पूर्व तक जो है आक्रमण किया गया था। ठीक है। और शकों की अगर हम बात करें, शक पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यह हिंद यूनानी के बाद भारत आए थे और इनके बाद जो है कुषाणों ने आक्रमण किया था। ठीक है। या कह सकते हैं कि कुषाणों का इनके बाद, देखिए शक के बाद जो है कुछ समय के लिए पार्थियन आए थे। ठीक है। पार्थियन, शकों के बाद जो है कुछ समय के लिए पार्थियनों का साम्राज्य स्थापित और उसके बाद जो है कुषाणों का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? कर्म से पूर्णतः छुटकारा पाने का सबसे विश्वसनीय उपाय तपस्या है। सभी तत्वों में आत्मा होती है, यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी। कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे नष्ट किया जाना अनिवार्य है। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन जो है जैन सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी सिद्धांत जो है जैन धर्म में लागू होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। महावीर के जीवन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनकी माता त्रिशला चेटक की बहन थी, महावीर के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जमाली महावीर के पहले से थे। सही आंसर इसका क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4। ठीक, देखिए इसमें अगर हम बात करें, पहला आपका गलत हो जाएगा। महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। लुम्बिनी में किसका हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी ऊपर जो है डिस्कशन हम लोग किए हैं। ठीक है। जबकि महावीर का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है। वैशाली के निकट स्थित कुंडल ग्राम में हुआ था। और महावीर का जो बचपन का नाम था यह सिद्धार्थ नहीं वर्धमान था, वर्धमान था। ठीक है। बाकी दूसरा चौथा गलत है और ये दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से, और जमाली जो इनका पहला शिष्य था या इनका दामाद भी था। ठीक है, दामाद भी था। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अवंती और गांधार का संबंध जो है बुद्ध से नहीं था, अर्थात बुद्ध ने जो है इन साम्राज्यों में कभी भी नहीं गए थे बुद्ध। ठीक है। बुद्ध के अपने जीवन का जो प्रमुख समय है वो कौशल में बिताया था। बुद्ध का सबसे अधिक जो समय है कौशल में व्यतीत हुआ था, जो महत्वपूर्ण समय है कौशल में व्यतीत हुआ था। और कौशल के राजा प्रसेनजीत ने अपने परिवार सहित बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने पब्बाराम विहार बौद्ध संघ का निर्माण करवाया था। तो कौशल में पब्बाराम विहार का जो निर्माण है वह किसने करवाया था? याद रखिएगा, प्रसेनजीत द्वारा कराया गया था और यह जो है महात्मा बुद्ध को उपहार स्वरूप दे दिया गया था। ठीक है। उसके साथ साथ जो है बुद्ध को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि मगध साम्राज्य का भाग था। और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जो बुद्ध के जीवन को अवंती और गांधार से जोड़ता हो। ठीक है। मतलब बुद्ध अपने जीवन काल में कभी भी अवंती और गांधार की यात्रा नहीं किए थे। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत की गई। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। वल्लभी हीनयान संप्रदाय की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। विक्रमशिला महावीर की स्थापना गुप्त शासक धर्मपाल ने की थी। इसका जो बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने, 1 2 3, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना गुप्त शासक धर्मपाल ने की थी। देखिए इसमें अगर हम बात करें, पहला आपका सही है, बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय द्वारा
भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान में जो विभाजित हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति जिसका आयोजन जो है कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था, वहाँ पे हो गया था, ठीक है। उसके साथ साथ जो है नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ये भी आपका सही है, नालंदा जो है यह महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और तक्षशिला बल्लभी नालंदा जो है, इसमें अगर हम बात करें, बल्लभी जो है हीनयान संप्रदाय का मुख्य केंद्र था, ठीक है। हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत तक्षशिला, बल्लभी और नालंदा हीनयान संप्रदाय की शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध थे, ठीक है। और विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ये बात सही है, लेकिन वह गुप्त वंश का शासक नहीं था, बल्कि पाल वंश का शासक था, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, इन्हें जो है आपको सुमेलित करना है। अस्किनी वर्तमान समय में अस्किनी को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में अस्किनी को चेनाब के नाम से जाना जाता है। सदानीरा, गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। वितस्ता की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था और सतलज नदी को सतुद्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 2, 3, एक ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और अन्य जो नदियाँ हैं, जैसे काबुल नदी जो है इसको कुंभा के नाम से जाना जाता था, कुर्रम को कुमू, गंडक जो है इसे सदानीरा के नाम से, ठीक है, गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुत्त पिटक या बुद्ध के कथन और उपदेशों का इसमें उल्लेख किया गया है। विनय पिटक में धर्म की दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक में संघ के सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, पहला सही है। इसमें अगर हम देखें विनय पिटक की बात करें तो संघ के सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख जो है वो विनय पिटक में मिलता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के कथन और जो उपदेश हैं उसका उल्लेख जो है सुत्त पिटक में किया गया है। अभिधम्म पिटक में जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं उसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति जो है इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और द्वितीय बौद्ध संगति जो है इसकी अध्यक्षता की थी शवकामी ने। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगालीपुत्र तीस ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। और ये जो बौद्ध संगतियाँ हैं इनके बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल्स देखें तो प्रथम बौद्ध संगति जिसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे किया गया था? राजगृह की सातपड़ी गुफा में किया गया था, ठीक, अजात शत्रु के शासनकाल में, और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और प्रथम बौद्ध संगति में ही विनय पिटक और सुत्त पिटक को जोड़ा गया था, ठीक। द्वितीय बौद्ध संगति जो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था काला शोक के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता की थी सबकामी ने। और बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, स्थिवर और महासंघिक, ठीक है, स्थिवर और महासंघिक 2 भागों में विभाजन हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति जो 247 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, और अध्यक्षता की थी मोगालीपुत्र तिस्य ने। और इसमें जो है जो तीसरा आपका अभिधम्म पिटक है उसको जोड़ा गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति जिसका आयोजन किया गया था कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर जो कुंडलवन है वहाँ पे, ठीक है, 98 ईसा पूर्व में, ठीक, 98 ईस्वी में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? प्रथम शिलालेख जिसमें पशुवध पर प्रतिबंध लगाता है और त्योहारों पर एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाता है। द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के पांड्य सातय पुत्र केरल पुत्र का उल्लेख किया। सातय पुत्र को चेर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो चेर है उसी के नाम से। तृतीय शिलालेख यह धम्म महामात्रों से संबंधित है। और चतुर्थ शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात करता है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात करता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि भेरी घोष अर्थात किसी भी साम्राज्य का विलय अब युद्ध के बल पर नहीं किया जाएगा। धम्म घोष अर्थात जो धम्म नीति का अशोक द्वारा जो पालन किया गया था, धम्म के आधार पर जो है साम्राज्य का विलय किया जाएगा, ठीक है, मतलब तलवार के बल पे नहीं किया जाएगा, ठीक, यही होता है भेरी घोष की जगह धम्म घोष। और इसमें अगर हम बात करें, पूछा है क्या कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय शिलालेख जिसमें धम्म मात्रों से संबंधित है, आपका गलत है। तृतीय शिलालेख की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने की बात करता है। और धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जो बात है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात जो किया गया है वह शायद 5वें शिलालेख में मिलता है इसके, ठीक है, 5वें शिलालेख में, इसलिए मैं इसको पिन कर दूंगा, ठीक है,
कन्फर्म करके। ठीक, बाकी 9वें शिलालेख की अगर हम बात करें तो लोकप्रिय समारोहों की निंदा की गई है। 8वां शिलालेख जो है अशोक को बोधगया का प्रथम यात्रा, जो अशोक के द्वारा जो बोधगया की यात्रा किया गया था, इसका उल्लेख 8वें शिलालेख में मिलता है। और 7वां शिलालेख सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात करता है। ठीक है, 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। और जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख क्रमशः 3 बार और 1 बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीसरा सही है। ठीक है, लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है वह लौह प्रधान सभ्यता नहीं है। और ऋग्वेद में यमुना और गंगा नदी का जो उल्लेख है क्रमशः 3 बार और 1 बार मिलता है। ठीक है, जिसमें इसमें क्या कह रहा है कि गंगा का 3 बार और यमुना का 1 बार उल्लेख मिलता है, जो कि उल्टा है। ठीक है, गंगा नदी का जो उल्लेख है 1 बार किया गया है और यमुना नदी का जो उल्लेख है वह 3 बार किया गया। ठीक, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा आपका सही है। सबसे अधिक बार जो उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा और राखी गढ़ी हिंडन नदी के तट पे है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, राखी गढ़ी की अगर हम बात करें तो यह जो है घग्गर नदी के तट पे है, घग्गर नदी के तट पे। ठीक है, न कि हिंडन। ठीक, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही गलत है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सूरज भान राय द्वारा 1969 में इसकी खोज की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और हड़प्पा जो रावी नदी के तट पे है, और राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज, राखल दास बनर्जी दयाराम सानी द्वारा 1921 में। ठीक, 1921 में। मोहनजोदड़ो यह जो है सिंधु नदी के तट पे है और राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो की बात, मोहनजोदड़ो लोथल की अगर हम बात करें, यह जो है भोगवा नदी के तट पे है और इसकी खोज जो है एस.आर. राव द्वारा 1954 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुछ महदाहा, महदाहा की अगर हम बात करें, महदाहा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? महदाहा से जो प्राप्त हुआ है वो है आपकी हड्डी और सींग से बने उपकरण जो है यह प्राप्त हुआ है महदाहा से। दमदमा से जो है 41 मानव समाधियाँ जो है दमदमा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सराय नाहर राय से 4 मानव कंकालों वाली समाधि प्राप्त हुई है। और बागोर की अगर हम बात करें, बागोर जो है यहाँ से पशुओं को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार कीजिए। शाहबाजगढ़ी, गिरनार और मानसेहरा। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मी लिपि में नहीं है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। इसका उल्लेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में नहीं बल्कि खरोष्टी लिपि में किया गया। ठीक है, खरोष्टी लिपि में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पूरा पषाणकालीन लोगों के जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्यतः आखेट पर निर्भर थे, वे अग्नि से परिचित थे, उनको खेती और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। वे अग्नि से परिचित नहीं, गलत है, अग्नि से परिचित थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है, और जिस अवधि के बाद से हमें लिखित विवरण प्राप्त होने लगते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प जो है आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कड़ाद, और साख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम। सही आंसर हो जाएगा QSPR, ऑप्शन बी, QSPR। महाजनपदों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चरक द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है। देखिए, 16 महाजनपदों के साक्ष्य जो है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र जो है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो जैन साहित्य भगवती सूत्र में महाजनपदों के नामों का उल्लेख बौद्ध साहित्य की तुलना में भिन्न है। इसमें क्या कह रहा है कि जैन साहित्य जो भगवती सूत्र में है इसमें 16 महाजनपदों का वही नाम मिलता है जो बौद्ध साहित्य में मिलता है, जो कि गलत है। बौद्ध साहित्य में इसके नामों की सूची जो है अलग है और जो जैन साहित्य है उसमें इसे अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो ये भी गलत है।
पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है, न कि चरक। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में जो है 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, चरक द्वारा नहीं, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, केवल पहला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना हेमचंद्र ने की थी। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत है, पहला जो है गलत हो जाएगा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना जो है हेमचंद्र नहीं बल्कि भद्रबाहु ने की थी, ठीक है। किसने की थी? भद्रबाहु ने, ठीक। देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन की बात करें इतिहास की, तो ज़्यादातर जो आपके इतिहास है वो बिहार से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और जैसा कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन द्वारा कहा गया कि क्वेश्चंस में बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस में बदलाव किए जाएंगे और यह जो है धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल है यूपीएससी के लेवल तक जाएगा। तो आप लोग ये मान कर चलिए कि क्वेश्चंस जो है अच्छे खासे पूछे जाएंगे, इसलिए जो है तैयारी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए स्पेशल बिहार से रिलेटेड जो इतिहास के क्वेश्चंस हैं वहाँ से क्वेश्चन जो है और डीप में जाकर के पूछने की संभावना ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट या फिर से जो भी पढ़ते हैं अच्छे से उसको पढ़ा करिए, ठीक है। और ख़ास करके क्योंकि बिहार जो है पूरा इतिहास ही बिहार से रिलेटेड है, तो उसे हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं और उसमें जो है छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों तक डिलीवर किया जाए, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके साथ साथ अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वैष्णव धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्ति संतों के तमिल गीतों को सामूहिक रूप से प्रबंध नाम दिया गया है। रामानुज ने द्वैतवाद के सिद्धांत का विकास किया। माधवाचार्य और निम्बार्का दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। महान आचार्यों में से एक रामानुज जो है या शंकराचार्य के अद्वैतवाद या द्वैतवाद जो है इसके विरोधी थे, ठीक है। और इन्होंने कुछ उपनिषद पाठ के आधार पर विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का विकास किया था, ठीक है। किसके विरोध में? रामानुजाचार्य जो हैं, जो द्वैतवाद है, जो शंकराचार्य का द्वैतवाद है इसके विरोध में विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का विकास किया था। किसने? रामानुजाचार्य ने, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सही है। देखिए, राखलदास बनर्जी का मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है द्रविड़ों से हुआ है, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का मानना था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आर्यों ने किया है। और गार्डन चाइल्ड व्हीलर इन्होंने कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था उसमें मुख्य रूप से सुमेरियनों द्वारा किया गया था, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा वासियों की मुहरों पर गाय की आकृति को दर्शाया गया है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है। कौन सा विकल्प सही होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा काला पर हाथी जो है, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़, इन सब की तस्वीर जो है देखने को मिलती है। गाय, ऊँट, घोड़ा और शेर इसको जो है चित्रित नहीं किया गया था, अर्थात इसके सिक्कों पर गाय, ऊँट, घोड़ा और शेर के चित्र नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल दूसरा सही, पहला गलत। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में है मांडा, उत्तर में मांडा है जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक, जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण जो है इसमें पे दायमाबाद है, दायमाबाद है। और यह कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और इसके बाद जो है पश्चिम की अगर हम बात करें, पश्चिम जो है पश्चिम में है आपका सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर है। और यह जो है वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो है आलमगीरपुरम है, आलमगीरपुरम जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ठीक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला जो है दूसरा सही है, पहला गलत। सिंधु घाटी सभ्यता IVC की पशुपति मोहर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त किया गया है। यौगिक मुद्राओं में पुरुष देवता को सिंह के साथ दर्शाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। यौगिक मुद्राओं में पुरुष देवता को सिंह के साथ दर्शाया गया, गलत है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें, इस मुहर में योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले पुरुष देवता को दर्शाया गया है, जिसके चारों ओर अर्थात दाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा, बाईं ओर एक हाथी और एक बाघ जो है बैठे हुए हैं। इसमें शेर का जो अंकन है वो नहीं मिलता है। ठीक है, शेर का अंकन नहीं मिलता है, पहला सही है दूसरा गलत है। वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को सामूहिक रूप से चतुर्वेद के रूप में जाना जाता है। अथर्ववेद वेदत्रयी का एक भाग है, कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है। अथर्ववेद जो है यह वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। वेदत्रयी के अंतर्गत जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है और इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग और मगध का पहला संदर्भ अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। उपनिषदों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तमसोमा ज्योतिर्गमय का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है और कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था इसका उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है आपके सही हैं। ठीक, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। वैदिक काल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द तच बढ़ई के लिए है। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द कर्म धातु कर्म के लिए है। सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, तीनों सही हैं, दोनों विकल्प जो आपके सही हो जाएंगे। कर्म की अगर हम बात करें, धातु कर्म करने वाले जो कर्म अधिकारी होते थे या कह सकते हैं जो श्रमिक होते थे धातु कर्मी कहलाते थे। वेकनाथ जो साहूकार था उस समय, ऋग्वेद में साहूकार को वेकनाथ कहा जाता था। नाविक को अरित्री, कमर से नीचे के वस्त्र जो पहने जाते थे, कमर के नीचे जो वस्त्र पहने जाते थे उसे ऋग्वेद में निवि कहा गया है और कमर के ऊपर जो वस्त्र पहने जाते थे उसे वासस कहा गया, वासस। ठीक, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उनकी माता महामाया कोलियन वंश की थी और भड़काच्छना गौतम बुद्ध की पत्नी थी। भड़काच्छना गौतम बुद्ध की पत्नी थी। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, दोनों विकल्प सही हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य वंश के राजा, और उनकी माता महामाया कोली वंश से संबंधित थी। उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। यशोधरा को गोपा, बिंबा और भिड़कच्छना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह जो इनका नाम है मतलब अलग नाम है। ठीक है, इन्हें जो है जो उनकी पत्नी थी यशोधरा, इनको गोपा, बिंबा, भड़काच्छना के नाम से जाना जाता है। तो अगर जो है कहीं ऑप्शन में गोपा मिल जाए, बिंबा या फिर से भड़काच्छना, तो भी ये जो है आपको ऑप्शन मान के चलना है कि हाँ इनकी उनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, क्योंकि इनकी पत्नी के सब नाम भी मिलते हैं। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण के बाद गौतम बुद्ध राजगृह में अलार कलाम से मिले थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषि पतन्नम में दिया और घोड़ा महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया का प्रतीक है। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा सही, दूसरा गलत है। महाभिनिष्क्रमण के बाद गौतम बुद्ध राजगृह में अलार कलाम से मिले, यह गलत है, यह आपका गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, देखिए वह जो है घर छोड़ने के बाद वैशाली के पास अलार कलाम से मिले थे, न कि राजगृह में। ठीक, वैशाली में मिले थे। राजगीर पहुँचे। राजगीर की अगर हम बात करें तो राजगीर में इनकी जो मुलाकात है वह रुद्रक रामपुत्र से हुई थी। ठीक है, राजगीर में यह रुद्रक रामपुत्र से मिले थे और अलार कलाम से वैशाली में मिले थे। और इन्हें जो है बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे 6 साल तक लगातार ध्यान की अवस्था में लगातार ध्यान करने के बाद 35 वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। धार्मिक सिद्धांत के बारे में कौन सा विकल्प सही है? अनित्य स्वयं गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया एक बौद्ध सिद्धांत है। शून्यता का सिद्धांत प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन द्वारा दिया गया था। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत ऋषभदेव द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। जैन धर्म जो है यह 5 महाव्रत या महान प्रतिज्ञाओं का उपदेश देता है जो इसके नैतिक और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए प्रमुख है। और इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात जो है अपरिग्रह, संपत्ति का अर्जन न करना और ब्रह्मचर्य, ये सभी जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है ऋषभदेव द्वारा दिया गया था, आपका गलत है। ठीक, और ब्रह्मचर्य की अगर हम बात करें, ब्रह्मचर्य को औपचारिक रूप से जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा शामिल किया गया। ठीक, न कि ऋषभदेव द्वारा।
जो ब्रह्मचर्य है यह सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा लागू किया गया था, या कह सकते हैं किसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूलम मूलम धम्यकारिका की रचना स्वघोष द्वारा की गई थी। नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, दोनों विकल्प जो है सही है। नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वेनसांग ने उन्हें विश्व के 4 मार्गदर्शकों में से एक माना था और उन्होंने एक पुस्तक मूल मध्यमकारिकी की रचना की और उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो दूसरे की अगर हम बात करें, भारत का आइंस्टीन जो नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन जो है इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनके द्वारा शून्यवाद की जो रचना है या शून्यवाद का जो सिद्धांत है वह नागार्जुन ने ही दिया था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म के प्रतीक की अगर हम बात करें तो जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष और प्रथम उपदेश का पहिया। ठीक, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गांधार कला बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3 गलत है। गांधार कला बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, आपका गलत है। गांधार कला की अगर हम बात करें तो यह बौद्ध धर्म के हीनयान नहीं बल्कि महायान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, महायान संप्रदाय से संबंधित है गांधार कला। ऑप्शन 1, 2, 4 सही हो जाएगा। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के पहले अध्यक्ष बने। 14 पूर्व को जैन धर्म का सबसे पहला पवित्र ग्रंथ माना जाता है। 12 अंग को दूसरा जैन सभा के दौरान संकलित किया गया था। सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 और 2, पहला और दूसरा सही है। ठीक, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। जैन साहित्य जो है इसे आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र इसमें शामिल हैं। ठीक, और 12 अंगों का जो संकलन है इसका संकलन किया गया था 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिस समय प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था उस समय किया गया था। ठीक, जिसकी अध्यक्षता की गई थी स्थूल भद्र द्वारा। ठीक है, और बाकी जो साहित्य हैं वह 512 ईस्वी जो वल्लभी में दूसरा जैन जो सभा है इसका आयोजन दूसरा हुआ था वल्लभी में, वहाँ पे इसका संकलन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है देवाधि श्रमण द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवक को बिम्बिसार ने चंड प्रघोत के दरबार में भेजा। अजातशत्रु ने गंगा और गंडक नदी के संगम पर एक किला बनवाया। हाथी गुम्फा शिलालेख से अजातशत्रु के इतिहास और उपलब्धियों का पता चलता है। स्वप्न प्रवास वदतम उदयन और वासवदत्ता के बीच की नाटकीय प्रेम कहानी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और चौथा सही है। ठीक, पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात करें अगर इसकी तो इसी की अगर हम बात करें, अजातशत्रु ने गंगा और गंडक नदी के संगम पर एक किला बनाया था, यह गलत है। उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था और वह अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके द्वारा पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था और उसने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक किला बनवाया था। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। और हाथी गुम्फा शिलालेख गुफा की छत पर उकेरा गया है, जिसमें 17 पंक्तियों का लेखन मिलता है और इसकी खोज सबसे पहले ए स्टॉर्लिंग द्वारा की गई थी 1820 में, और यह खारवेल के इतिहास और उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। ठीक, तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। यह अजातशत्रु नहीं बल्कि खारवेल के जो विजय अभियान है और उसके शासन से संबंधित जानकारी हमें इससे मिलती है। ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधी किन कथनों पर विचार कीजिए। जूनागढ़ शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का कुछ हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के दिन था। नागार्जुन द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन है पहला सही, दूसरा गलत है। मुद्रा राक्षस जो है इसकी रचना नागार्जुन द्वारा नहीं बल्कि मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाख दत्त ने इसकी रचना की थी। ठीक है, ऑप्शन है पहला सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार ने भारत में पहला अस्पताल और हर्बल गार्डन बनवाया। गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम देवनाम पियदस्ती मिलता है। देवनाम पिय जो है गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। कौन सा विकल्प सही होगा?
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। अशोक ने पहले अस्पताल और हर्बल गार्डन के निर्माण जैसे कई कल्याणकारी कार्य किए और उन्होंने कुओं की खुदाई करवाई, छाया के लिए वृक्ष लगवाए। ठीक है, न कि बिंदुसार ने, अशोक ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा विकल्प सही है? कुछ मौर्य प्रशासन दिए गए हैं और कार्य, पौधवाध्यक्ष, वजन और माप, समाहर्ता राजस्व संग्रह, अंतपाल न्यायिक अधिकारी और पांड्याध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है। क्या पूछा कि कौन सा विकल्प सही है? तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए पौधवाध्यक्ष जो है यह वजन और माप तोल का अधिकारी था। समाहर्ता राजस्व विभाग का। व्यवहारिक जो है यह न्यायिक अधिकारी था। अंतपाल सीमावर्ती किलों की देखभाल करता। अंतपाल मतलब जहाँ हमारी सीमा समाप्त होती थी। ठीक है, जहाँ मौर्य साम्राज्य की सीमा जहाँ समाप्त होती थी उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अंतपाल को नियुक्त किया जाता था। ठीक, तो इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ सीमा समाप्त होगी वहाँ पे अंतपाल। और प्रदेष्टा, आपराधिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। पंड्याध्यक्ष जो है वो वाणिज्य विभाग का प्रमुख था। सीताध्यक्ष कृषि विभाग से संबंधित कार्य जो है सीताध्यक्ष के अंतर्गत होता था। और सूनाध्यक्ष जो है दहशाला व्यवस्था का जो प्रमुख है सूनाध्यक्ष, वधशाला अर्थात जो बुचड़खाना होता था जहाँ पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, जहाँ पे बकरे वगैरह भेड़ बकरियाँ काटी जाती थी, उससे संबंधित था सूनाध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े हैं। हिस्टोरिका भारत और अरब के बीच संबंधों का वर्णन करती है। पहली संगम परिषद मामल्लपुरम में आयोजित किया गया था। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, एलोरा गुफा का कैलाश मंदिर विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है जिसे एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। और इसका जो निर्माण है राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। ठीक है, चोल नहीं बल्कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। हिस्टोरिका भारत और अरब के बीच संबंधों का वर्णन करता है। इसकी अगर हम बात करें, अगर हिस्टोरिका की अगर हम बात करें तो मगध भारत, इसमें जो है एक सेकेंड, देखिए इसमें अगर हम बात करें महान इतिहास जो हेरोडोटस है इसको इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। और इसमें क्या करें, हिस्टोरिका भारत और अरब के बीच संबंधों का वर्णन करता है। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो हिस्टोरिका है इसने इसकी रचना की थी। और इसकी रचना जो है फारसी भाषा में की गई थी। ठीक है, इसकी रचना जो है फारसी भाषा में की गई थी। और हिस्टोरिका से जो है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, और पहली संगम परिषद का आयोजन मामल्लपुरम में हुआ था, ये भी आपका गलत है। पहले संगम का जो आयोजन है यह कहाँ, मदुरै में हुआ था। ठीक है, प्रथम संगम का आयोजन हुआ था मदुरै में, जिसकी अध्यक्षता जो है अगस्तस ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम की अध्यक्षता जो है, ये द्वितीय संगम जो है इसकी अध्यक्षता भी अगस्तस ऋषि द्वारा की गई थी, लेकिन इसका जो आयोजन है वो कपाटपुरम में हुआ था। तृतीय संगम का आयोजन मदुरै में, अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। ठीक, तो याद रखिएगा पहले और तीसरे संगम का आयोजन हुआ था मदुरै में, जिसमें से और पहला दूसरा का अध्यक्षता जो है अगस्तस ऋषि ने किया था, तीसरे की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। ऑप्शन डी। चैत्य और विहार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? चैत्य का उपयोग वर्षा ऋतु में भिक्षाओं चैत्य का उपयोग वर्षा ऋतु में भिक्षुओं के विश्राम स्थल के रूप में और बिहार का उपयोग प्रार्थना कक्षा के रूप में। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपके गलत है। चैत्य जो कि अगर हम बात करें, चैत्य जो है यह पूजा के लिए बना था, पूजा के लिए, और विहार जो है निवास करने के लिए। ठीक, दोनों विकल्प गलत हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व पदमपाड़ी की चित्रकला एलोरा में स्थित है। अजंता गुफा चित्रकला का विषय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, मध्य भारत में अजंता मठ की गुफा एक से बोधिसत्व पदमपाड़ी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की एक असाधारण भित्ति चित्र प्राप्त हुई है। और कलाकृति, इसको अजंता के चट्टान को काट करके बनाया गया है और बौद्ध मठ के अंदरूनी हिस्से में इसे संरक्षित भी किया गया। ठीक है, तो बोधिसत्व पदमपाड़ी का जो चित्र है वह एलोरा नहीं बल्कि अजंता से संबंधित है। पहला सही गलत है, दूसरा सही। प्राचीन भारत के विद्वानों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सुश्रुत को गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाना जाता था। मृच्छकटिका नाटक की रचना सुश्रुत ने की थी। ऋग्वेद चंदनु क्रमणी की रचना जो है शौनक ने की थी। ऋग्वेद के चंदनु क्रमणी की रचना शौनक ने की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो है, मृच्छकटिकम की रचना सुश्रुत नहीं बल्कि शूद्रक ने की थी। मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने। ठीक, तो मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। और ऋग्वेद चंदनुक्रमणी की रचना शौनक ने की थी। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी रचना जो है शौनक द्वारा नहीं की गई थी। इसकी रचना शौनक द्वारा नहीं की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है पहला जो है वो सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हैं। लेखन की प्राचीन लिपि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? खरोष्ट लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि को 1837 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पढ़ा था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है? तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। खरोष्ट लिपि 3वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। और यह जो उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से यह लिपि देखने को मिली थी। और इसकी लिखावट जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक, और ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लेखन लिपियों में से एक है। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से ली गई है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था, जिसकी हमें जानकारी मिलती है। और इसे पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसप को है। कब? 1837 में, न कि अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो यह जो है दूसरा और तीसरा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सभी गलत है। ठीक है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर, ब्राह्मी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यह गलत है, यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और यह जो है ब्राह्मी लिपि की अगर हम बात करें तो 1837 में जो जेम्स प्रिंसप हैं इनके द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाहों का उपयोग किया जाता था। मगध की पहली प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। उदयन मौर्य वंश का शासक था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक, 2 और 3 गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें मगध की पहली प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी, यह जो है आपका गलत है। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में कल्याण एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और यह बंदरगाह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में था। यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित था। जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में था। और भरूच बंदरगाह जो है यह आपके गुजरात में स्थित था। ठीक है, भरूच बंदरगाह कहाँ पे था? गुजरात में। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक, पहला सही। गुप्त शासकों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? समुद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद सिंहासन प्राप्त किया। रामगुप्त ने विक्रमादित्य और सरकार की उपाधि धारण की। साकारी रामगुप्त ने विक्रमादित्य और साकारी की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीसरा सही है। चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भरा था और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। और समुद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या करके, ऐसा कुछ नहीं है कि समुद्रगुप्त ने बड़े भाई की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम और अन्य स्रोतों से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक बड़ा भाई समुद्रगुप्त था। ठीक है, रामगुप्त था। ठीक है, जो उसके पहले सिंहासन पर बैठा। और इसके अनुसार रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक सेना से घिरे होने के एक शर्त पर जो है शक दुश्मन को सौंपने का फैसला लिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रानी के वेश में जाता है और जो शक शासक थे, शक जो सैनिक थे उनको मार देता है। और आने के बाद जो है रामगुप्त को भी मार देता है और उसकी पत्नी से शादी कर लेता है और शासक बन जाता है। ठीक, सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत का अनार्ता मुख्य रूप से उत्तरी गुजरात में है। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान पूरा श्रीलंका चोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में के द्वारा कराया गया था। भारत में पशुपालन और कृषि की शुरुआती साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। प्राचीन विद्वानों और उनकी रचनाओं के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कालिदास ने किराता अर्जुनियम पुस्तक की रचना की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला के सिद्धांतों और व्यवहार पर रचित एक पुस्तक है। टालमी ने पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना की। और आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह समझाया कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के प्रतिदिन उगने और अस्त होने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। ठीक, पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है।
देखिए टालमी ने पेरिपल्स ऑफ एथियस सी की रचना की थी, आपकी गलत है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना जो है किस अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी, आज तक इसके बारे में पता नहीं चला। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत है। और कालिदास द्वारा किराता अर्जुनियम की रचना की गई थी, ये भी गलत है। किराता अर्जुनियम की जो रचना भारवी ने की थी, भारवी ने। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा देवपाल देव ने नालंदा में बौद्ध मठ बनवाने के लिए बालपुत्र के अनुरोध को स्वीकार किया। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना लौह युग स्थल जो है तमिलनाडु के मलिया डूमराई में स्थित है। हड़प्पा स्थल डाबरकोट गुजरात में है। पहला मानव जीवाश्म यमुना घाटी से प्राप्त हुआ है। कौन सा विकल्प इसका गलत है, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तीसरा और चौथा जो है यह गलत है। ठीक है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। और इसकी बात करें अगर इसकी हम, तो भारत में मानव जीवाश्म का पहला साक्ष्य कैथनीर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के स्थल कालीबंगा में खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मास्की शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। कलिंग विजय का जो उल्लेख मिलता है अशोक के तिरव शिलालेख में मिलता है, पहला सही दूसरा गलत। महायान बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है। भगवान बुद्ध को एक साधारण इंसान माना गया। भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा सही पहला गलत। भगवान बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में, एक महापुरुष के रूप में माना गया। ठीक है, और इनको जो है मूर्ति के रूप में वो किया गया और उनकी पूजा की गई। ठीक, तो मतलब जो है इनको भगवान का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्धगुप्त के एरड़ स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख जो है विशेष रूप से इंडिका में किया गया है। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत है। बुद्धगुप्त का एरड़ अभिलेख नहीं है। एरड़ अभिलेख किसका है, एरड़ अभिलेख जो है भानुगुप्त का है, भानुगुप्त का, जिसमें जो है सती प्रथा का पहली बार साक्ष्य मिलता है। दूसरा सही है पहला गलत। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्र खेती योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। गोपता सारा रहने योग्य भूमि को वस्ती चारागाह भूमि और अपरहत वन या वन भूमि को। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला और चौथा। क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। गोपता सारा जो है चारागाह भूमि को, वस्ती जो रहने योग्य भूमि थी उसको वस्ती कहा, बस्ती नहीं है वस्ती है। ठीक है, अपरहत जंगल या वन भूमि को, खील जो है खेती न की जाने वाली भूमि को खील कहा जाता था। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेठ द्वारा लिखी गई है। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही पहला गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन नहीं बल्कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और किसने कहा था, वी.ए. स्मिथ ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय विद्वानों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। महावीर चरित्र पुस्तक की रचना भवभूति ने की थी। सुभद्र हरण पुस्तक की रचना हस्तिमाला ने। दशावतार चरित्र पुस्तक की रचना क्षेमेश्वर ने। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है। ठीक, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। भारतीय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साक्य के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मीमांसा कहता है कि वेदों में शाश्वत सत्य समाहित है। कौन सा विकल्प सही होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं परमाणुओं में परिवर्तित हो सकती हैं और सभी पदार्थ परमाणुओं से ही बने हैं। ठीक है, किसने कहा, साक्य दर्शन नहीं बल्कि वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो पहला गलत है दूसरा सही। अमर सिंह जो है संस्कृत कोशाकार थे। बेताल भट्ट जादूगर, शंकु व्याकरणविद और बारहमीर ज्योतिष। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 4। देखिए इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न रहते थे कि ये किसे जो है कौन सी उपाधि दी गई थी या कौन जो है किस क्षेत्र से संबंधित था या किस क्षेत्र में इन्हें ख्याति प्राप्त थी वो देख लीजिए। अमर सिंह यह संस्कृत कोशाकार थे। कालिदास नाटककार और कवि। धनवंतरी चिकित्सक। हरिशेठ दरबारी कवि। वैताल भट्ट जादूगर। छपड़क ज्योतिष। शंकु जो है यह वास्तुकाल थे। वरुरुचि व्याकरणविद और बारहमीर ज्योतिष। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल के दौरान संस्कृत नाटकों में महिलाओं और शूद्रों को प्राकृत भाषा बोलते हुए दर्शाया गया है।
गुप्त काल के दौरान जारी किए गए चांदी के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। सही आंसर क्या है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ठीक है, चांदी के सिक्के को जीतल नहीं बल्कि रूपक कहा जाता था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। बृहत कथा एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे गुड़ाढ़ ने लिखा है। गुप्त के शासनकाल के दौरान गांधार कला स्कूल की उन्नति हुई थी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए, पहला सही दूसरा गलत। गांधार कला की अगर बात करें, प्राचीन भारत में गांधार कला स्कूल जो है कुषाणों के शासनकाल के दौरान इसका विकास हुआ था और कुषाणों के समय में हुआ था। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जजिया एक पृथक कर बन गया। हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद प्रतिबंधित कर दिया गया। छोटे मोटे अपराधों के लिए अमानवीय दंड आम बात हो गई थी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला सही है, अन्य विकल्प आपके गलत जाएंगे। ठीक, अन्य विकल्प जो है वो गलत है। देखिए, और इसकी अगर हम बात करें तो यह पहला शासक था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। ठीक, और ऐसे समय में जब सुल्तानों द्वारा क्रूर दंड देना आम बात थी, फिरोज शाह इसका अपवाद था। ठीक है, और उसने अंग भंग करने की, आँख फोड़ने, आज दोषियों को जिंदा जलाने जैसी सज़ा जो है इसको समाप्त कर दिया था। तो पहला सही है, अन्य जो दोनों विकल्प है वो गलत जाएंगे। चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने सिंध नदी पार कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। वास्को डी गामा विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, अन्य दोनों विकल्प जो है वो गलत हैं। ठीक है, अन्य दोनों विकल्प गलत रहेंगे। तैमूर ने अपना विजय अभियान 1370 में शुरू किया और 1370 में शुरू किया और मोहम्मद बिन तुगलक का काल 1324 से 51 के बीच जो है जारी रहा। तीसरे की अगर हम बात करें, देवराय द्वितीय की मृत्यु 1446 ईस्वी में वास्को डी गामा के आने के बहुत पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रतिहार राजाओं का आप विचार कीजिए। इन्हें जो है इनके शासन के क्रम में लगाना है। वत्सराज, नागभट्ट, महेंद्रपाल और महिपाल। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4, 1, 3। विजयनगर के शासक देवराय की कराधान प्रणाली के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? भूमि पर कर की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी। कारखानों के निजी मालिकों को उद्योग कर का भुगतान करना पड़ता था। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही थे। ठीक, दोनों विकल्प सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालू संगम वंश का अंत कर स्वयं गद्दी पर बैठा और सालू वंश की शुरुआत की। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को पराजित कर स्वयं गद्दी पर कब्जा कर लिया था। वीर नरसिंह के बाद उनके छोटे भाई कृष्णदेव राय ने गद्दी संभाली। कृष्णदेव राय के बाद उनके सौतेले भाई अच्युत राय ने शासन संभाला। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में धार्मिक इतिहास के संबंध में सूफी फकीरों द्वारा निम्नलिखित में से किसका अभ्यास किया जाता था? श्वास, व्यायाम और ध्यान, एकांत वातावरण में कठोर प्रशिक्षण, श्रोताओं में परमानंद की अनुभूति कराने के लिए पवित्र गीतों को सुनाया जाता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित नामों को भारत पर उनके आक्रमण के कालानुक्रम में व्यक्ति चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर, इन्हें जो है इनके भारत पर आक्रमण के क्रम में लगाना है। निम्नलिखित नामों को भारत पर उनके आक्रमण के कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। इसकी अगर हम बात करें तो 2, 3, 1, 4। सबसे पहले महमूद गजनवी ने, फिर महमूद गौरी ने, चंगेज खां, फिर तैमूर ने। ठीक, ऑप्शन बी सही है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत में पुर्तगाली व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों द्वारा भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से सोरा, चीनी, चावल, मसाला, वस्त्र आदि शामिल है। व्यापारियों ने अमेरिका से आपका
व्यापारियों ने अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का और काजू को भारत में लाए थे। ठीक है, व्यापारी तो अमेरिका से भारत में क्या क्या आया था, देखिए आलू, तंबाकू, मक्का और काजू, यह जो है अमेरिका से भारत में लाया गया था। ठीक है, निज व्यापारियों को काली मिर्च, हाथियाँ, गोला बारूद और युद्ध के घोड़े व्यापार की अनुमति नहीं थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प। देखते कुछ स्थापत्य कला है और संबंधित राजवंश। मेहराब के नीचे के हिस्से में कमल की कली के धब्बे, कमल की कवि की धब्बे, यह कहाँ पे लगता था? यह जो है खिलजियों के शासनकाल में। और अष्टकोणीय मकबरे का उद्घाटन तुगलक। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, स्तंभों में बोधिगोई का जो प्रयोग है यह होता था विजयनगर में। और विशाल प्रवेश द्वार, मेहराब के नीचे के हिस्से में कमल की कली के धब्बे, यह किसकी विशेषता है? ये बात करें तो खिलजियों की। अष्टकोणी मकबरे का जो उद्घाटन है तुगलक ने किया था। स्तंभ में बोधिगोई का प्रयोग यह किया जाता था विजयनगर में। और झुकी हुई दीवार वाला विशाल प्रवेश द्वार सर की। सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1 ऑप्शन है। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उसने पवित्र स्थानों पर स्नान करने पर लगने वाले तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया। तीर्थकर जो है तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया। उसने युद्धबंदियों को जबरन दास बनाए जाने पर, इस्लाम में धर्मांतरण और दास बनाए जाने को बढ़ावा दिया। उसने सभी धर्मों की साझी खूबियों के आधार पर दीन इलाही की स्थापना की। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। इसने जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने को मना कर दिया। उसके साथ साथ जो है युद्धबंदियों के दास बनाए जाने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। मुगल शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थापत्य नवाचार हुए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन स्थापत्य नवाचार पर विचार करता है? ये जो है आपको बताना है। पिष्ठक, ऊंचा प्रवेश द्वार, हस्त बहिस्त 40 स्तंभों वाला हाल, चिहील सुतून 8 जन्नत, किबला जिस दिशा में मुख कर मुसलमान प्रार्थना करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें हस्त बहिस्त का अर्थ होता है 8 जन्नत और यह एक प्रकार का मंडप है। चिहील सुतून का अर्थ है 40 खंबे और यह एक प्रकार के हॉल को संदर्भित करता है। ठीक है, तो पहला और चौथा सही, दूसरा तीसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर शासकों की हाथियों की अस्तबल बांग्ला गुंबद वास्तुकला से प्रभावित है। वृंदावन में निर्मित मंदिरों की स्थापत्य शैली मुगल कालीन महलों के समान थी। सही आंसर क्या होगा? देखिए पहला गलत है, दूसरा सही। पहला जो गलत हो जाएगा, दूसरा सही। इसमें अगर हम बात करें विजयनगर शासकों के हाथी अस्तबल निकटवर्ती बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनत की वास्तुकला शैली से प्रभावित है। ठीक है, तो पहला जो है आपका गलत है, दूसरा सही। तवारीख के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तवारीख के लेखक विद्वान व्यक्ति थे। वे मुख्यतः गाँव में रहते थे और शहरों में बमुश्किल ही रहते थे। उन्होंने शासकों को योग्यता और कौशल पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। इसमें अगर हम बात करें लेखकों की जड़ें गांव से जुड़ी हो सकती थी, परंतु अधिकांश लेखक शहरी केंद्र में रहते थे। शहर में उनके प्रशासनिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विद्वानों और साहित्यिक मंडलियों की निवास जो है इनकी संभावना ज़्यादा थी। ठीक है, तीसरा भी गलत है। लेखकों ने शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार है और लिंग भेद तथा जन्म के आधार पर जन्मसिद्ध विशेषाधिकार का दावा जो था इस पर आधारित एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण किया था। ठीक है, तो पहला सही, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं। भारत में मुगलों के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत मुगलों के शासनकाल से हुई। सिकंदरा में अकबर के मकबरे के सजावटी रूपांकनों में कमल और स्वास्तिक जैसे चिन्ह मिलते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। देखिए यद्यपि मुगलों ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला को काफ़ी प्रभावित किया, समृद्ध किया, लेकिन भारत में आगमन से पहले जो है भारत में मुगलों के आगमन से पहले ही इसकी शुरुआती 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के समय में शुरू हो गया था। ठीक है, तो बी जो दूसरा तीसरा सही, पहला गलत। मध्यकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मार्को पोलो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था।
कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान अब्दुल रज्जाक आया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं। पहला जो है सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। मार्को पोलो की बात करें तो वेनिस इटली का निवासी था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक, पहला सही, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विस्तार था। भक्ति आंदोलन सगुण और निर्गुण नामक दो अलग अलग वैचारिक धाराओं में बटा था। भक्ति आंदोलन की प्रमुख हस्तियों द्वारा अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए संस्कृत का उपयोग किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए बी जो है सही हो जाएगा। ठीक, बी सही है, पहला गलत है। भक्ति आंदोलन को समाज के निचले वर्गों से समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनको प्रदान की गई, जिस कारण जो है इसका तुष्टिकरण हुआ। उसके साथ तीसरा भी गलत है। भक्ति संतों ने कुलीन पुरोहितों की पवित्र भाषा संस्कृत की जगह जो जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषा है उसका उपयोग किया। ठीक है, बाबर के भारत आगमन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग हुआ। बाबर ने पानीपत में ईंट की मस्जिद बनाने का आदेश दिया। कौन सा विकल्प सही है? देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। भारत में बारूद का जो प्रयोग है 13वीं शताब्दी में ही हो गया था। ठीक है, उसके साथ साथ सल्तनत युग में मेहराब और गुंबद की जो शुरुआत है वह बाबरनामा में स्थानीय स्थापत्य के संदर्भ में कुछ वर्णन मिलता है, लेकिन बाबर का भारतीय स्थापत्य पर बहुत कम प्रभाव था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कुछ भी विद्यमान है इसका आधार और नींव एक परम सिद्धांत, एक निरपेक्ष सत्ता है, विशिष्टाद्वैत की मूल अवधारणा है और श्री रामानुजाचार्य के दर्शन के लिए संस्कृत शब्द अद्वैतवाद है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। रामानुजाचार्य के दर्शन के लिए संस्कृत शब्द विशिष्टाद्वैतवाद है। ठीक है, न कि अद्वैतवाद। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक दादू दयाल की शिक्षाओं का संकलन है। माधवाचार्य ने पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादन किया था। दोनों विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, बीजक की अगर हम बात करें तो ये संत कबीर हैं उनकी रचना है। ठीक, और वल्लभाचार्य ने 15वीं शताब्दी में पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्हीं के द्वारा जो है शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया गया था। दोनों विकल्प सही गलत हो जाएंगे। भारतीय राजाओं और उनकी कृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? कृष्णदेव राय, समरांग सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मतविलास प्रहसन, भोजदेव, मानसोल्लास, सोमेश्वर, अमुक्ता माल्याद। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है अमुक्ता माल्याद की जो रचना है वह कृष्णदेव राय ने की थी। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने, समरांग सूत्रधार की रचना जो है परमार शासक भोज ने की थी और मानसोल्लास की रचना सोमेश्वर ने की थी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यही केवल सही है। निम्नलिखित में से कौन सुधार शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे? राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य, मुद्रा प्रणाली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी सुधार जो है शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्हें जो है इनके शासन के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर 1 2 3 4 रुद्रक उन दिन फिरोज। ठीक है, रुद्रक उन दिन फिरोज, इसकी अगर हम बात करें 1236। उसके बाद मुबारक शाह की अगर हम बात करें, मुबारक शाह जो है मुबारक शाह जो है इसका शासन इसके बाद आता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का, उसके बाद आलम शाह का। आलम शाह का 1445 से लेकर के 51 तक था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका विषय मुख्यतः धार्मिक था। अकबर के शासनकाल के दौरान यथार्थवादी और चौड़े किनारे चित्रकला में शामिल 2 नई विशेषताएं थी। चमकीले रंगों और अलंकरणों का प्रयोग इसकी विशेषता थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, बाकी जो है गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। इन्हें जो है कालक्रम में आपको लगाना है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4-3-2-1। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो राजधानी का परिवर्तन किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का जो स्थानांतरण हुआ था यह किया गया था कब? 1300
1325 के आसपास। अफ़गान षड्यंत्र जो है, अफ़गान षड्यंत्र जो हुआ था यह 1300, ये भी 1324 के आसपास हुआ था, ठीक है, 1324 के आसपास। और तराइन का द्वितीय 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो यह कब हुआ था? 1192 में, ठीक। और उसके बाद है आपका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है वह 1296 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो तो वीडियो लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग वीडियो का जो वो स्पीड है उसको मैनेज करके पूरा जो प्रैक्टिस सेट है उसको आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। सल्तनत काल के आरंभिक काल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा थी। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। भक्ति संत लाल देव के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वह वैष्णव भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। उन्हें छंदों को वाक्य के रूप में जाना जाता है जो कश्मीरी भाषा में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। लाल देव शैव भक्ति संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। लाल देव जो है इनकी अगर हम बात करें तो ये वैष्णव नहीं बल्कि शैव संप्रदाय उससे संबंधित है। दूसरा सही, पहला गलत। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान और स्थापत्य कला के विकास के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के उदाहरण है। कव्वाली के नाम से प्रचलित संगीत की एक नई शैली को अमीर खुसरो ने लोकप्रिय बनाया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? आवश्यक वस्तुओं की कीमत तय करना, अतिरिक्त अनाज के भंडारण के लिए शाही अन्न भंडार, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, मानक वाट और माप प्रणाली की शुरुआत। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांकेतिक मुद्रा जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया, ठीक है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उसने हजरत आला की उपाधि ली। चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी और बाबर के बीच हुआ। शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद था। शेरशाह सूरी कन्नौज की लड़ाई में बाबर से हार गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। 1939 में चौसा का जो युद्ध हुआ था इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, ठीक। और कन्नौज की लड़ाई जो है शेरशाह सूरी और बाबर ने हुमायूं के बीच में हुई थी और इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ था, ठीक। और यह कब हुआ था? 1540 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आत्मकथा तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, फारसी भाषा में लिखी गई है। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत। तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, इसकी जो रचना है किस भाषा में की गई थी? इसकी रचना की गई थी तुर्की भाषा में, ठीक। तो दूसरा सही, पहला गलत। मध्यकालीन भारत के शासकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक दीवाने अज विभाग का स्थापना किया। बलबन ने घोड़ों को दागने की अपनी सैन्य तकनीकी शुरू की। फिरोज शाह तुगलक ने खुरासन, इराक और ट्रांस ऑक्सियाना पर विजय प्राप्त करने के लिए 3,70,000 लोगों की एक सेना खड़ी की। फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग दास विभाग की स्थापना की। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दास विभाग का स्थापना किया गया था, यह आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंदावर का युद्ध इल्तुतमिश और जयचंद के बीच में हुआ। चंदावर के युद्ध में जयचंद जो है विजयी हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। चंदावर का युद्ध जो 1193-94 में हुआ था, 1193-94 में हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी की सेना और कन्नौज के जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें अगर हम बात करें आगरा के पास जो गढ़वाल है वहाँ पे हुआ था, ठीक है, जिसमें जयचंद पराजित हुए थे, ठीक। उसके साथ जंदावर की लड़ाई और तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी की जीत ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। मध्यकालीन भारत के दौरान जनजातीय समूहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य सगोत्रता के बंधन से एक दूसरे से जुड़े थे। वे आमतौर पर मैदानी इलाकों में रहते थे जहाँ पहुँचना आसान था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला गलत है।
इसमें अगर हम देखिए जनजातीय समूहों में आंतरिक पदानुक्रम और विभाजन था और उन्हें केवल असमान के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, वे सामाजिक संरचना अक्सर जटिल होती थी। ठीक है। और मध्यकालीन भारत में कई आदिवासी समूह पहाड़ी क्षेत्रों, जंगली क्षेत्रों में रहते थे, गैर मैदानी क्षेत्रों में रहते थे, जहाँ पे बाहरी हस्तक्षेप जो है कम से कम हो। नेक्स्ट देखिए, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। वे संसार के त्याग के पक्षधर थे। उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग निराकर परम वास्तविक पर ध्यान में निहित है। यह समूह विशेष रूप से निम्न जातियों के बीच लोकप्रिय हो गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही, ऑप्शन डी। सूफीवाद के संबंध में विचार कीजिए। मुगल शासन के दौरान सूफीवाद का भारत में आगमन हुआ। सूफी संतों ने मानवता और सहिष्णुता पर आधारित एक नया धर्म स्थापित किया। उन्होंने स्वतंत्र विचारों, उदार विचारों पर जोर देने के लिए कुरान का बहिष्कार किया। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है गलत है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता, टैवर्नियर, अल-रूनी, मनूची, इनके भारत आगमन का जो क्रम है कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, इनके भारत आने का क्रम। देखिए इसकी अगर हम बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले अल-रूनी आया था, फिर इब्न बतूता, टैवर्नियर, उसके बाद मनूची। अल-रूनी जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक, अल-रूनी। इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। और टैवर्नियर की बात करें, टैवर्नियर यह जो है 1638 में आया था। और मनूची जो है यह 1653 में आया था। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं प्रचलन में थी? दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है इसमें जीतल और टंका, यह दोनों मुद्राएं प्रचलित थी। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज जो है एक सैन्य विभाग था। ठीक है। और दीवाने रिसालत धर्म से संबंधित था। दीवाने इंसा राज्य के पत्राचार विभाग से संबंधित था। और दीवाने बिजारत विधि विभाग से संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कुछ संगीत कृति दी जाएगी और लेखक दिया गया। संगीत सुधाकर कल्हड़, बृहद्वेशी मातंग और चातंडिक, चतुर्दंडी प्रकाशिका, वेकट माखी। कौन सा विकल्प इसमें सही है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, पहला गलत है, पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। संगीत सुधाकर की रचना जो है हरिपाल द्वारा की गई थी। ठीक है। इस्लामी विद्वान अल-रूनी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उनका जो लेखन भारत से प्रभावित था। वे संस्कृत विद्वान थे, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक थे, वे त्रिकोणमिति के विशेषज्ञ थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 1, 2, 4। वह धर्मनिरपेक्ष लेखक थे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि वो इस्लाम धर्म से प्रभावित था। ठीक है। मध्यकालीन भारत के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ऐबक के सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी के चित्रण और जबकि दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा है। बंगाल के सेन राजाओं की राजधानी नदिया पर तुर्की सेना ने कब्जा कर लिया था। लखनौती बख्तियार खिलजी की राजधानी थी। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और नालंदा को नष्ट कर दिया और उदंतपुरी पर अधिकार कर लिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, पहला जो है गलत है। यह जो एक तरफ माता लक्ष्मी और दूसरी तरफ कलमा खुदा है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? उसने सेना के लिए एक अलग विभाग दीवानी अमीर कोही की शुरुआत की। उसने किला शहर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। उसने राजधानी को दिल्ली से दायमाबाद स्थानांतरित कर दिया और उसने चांदी के सिक्के टंका के स्थान पर तांबे का सिक्का जीतल चलाया। कौन सा विकल्प गलत है? इसका गलत कथन का चयन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है गलत है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि के विकास के लिए दीवानी अमीर कोही का स्थापना किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को राजधानी बनाया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था और इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया था। ठीक है, सभी विकल्प गलत जाएंगे। लोधी राजवंश के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इब्राहिम लोधी ने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखी। लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। कौन सा विकल्प सही होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। सिकंदर लोधी ने अतीत में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी थी। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन
डी इब्राहिम लोदी नहीं, सिकंदर लोदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर द्वितीय ने गोवा, चौल और दाभोल के बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया। महाराजा धीराज की उपाधि संगम राजवंश के बुक्का प्रथम ने धारण की। सुल्तान कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना की थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा गलत है। दूसरा की अगर हम बात करें, हरिहर द्वितीय द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। महाराजा धीराज की उपाधि जो है बुक्का प्रथम नहीं बल्कि हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अष्टदिग्गज शिवाजी से संबंधित है। अष्टप्रधान कृष्णदेवराय से अमुक्तामाल्यात की रचना कृष्णदेवराय ने की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है गलत पूछा है। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और दूसरा गलत है। अष्टदिग्गज का संबंध जो है वह कृष्णदेवराय और अष्टप्रधान जो है शिवाजी, दोनों विकल्प अपोजिट हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा अनारकली बाजार के पास लाहौर में है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार में 3 मंजिला बनवाई, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल। इल्तुतमिश ने अमीर उल मोमिनी और वफादारों का सेनापति की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन बलबन ने उत्तरी भारत में एक नई विधात्विक सिक्का प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें 11 ग्राम चांदी का टंका और तांबे का जीतल शामिल था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, चौथा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि चांदी की कमी के कारण जो है इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल के शासकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सतलुज नदी दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा थी। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। घरी कर और चरागाह कर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लागू किया गया था। सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण मूल्य को लागू किया गया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। देखिए 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के काल में रावी नदी जो है दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा थी। ठीक, न कि सतलज, रावी नदी थी। ठीक है, और उसके बाद जो है तीसरा, बात करें अगर तीसरे की, तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए 2 प्रकार के जो कर थे, घरी कर जो कि घरों और झोपड़ियों पर लागू होता था, और चरी कर जो कि दुधारू पशुओं पर लागू होता था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागलपुर शहर की स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी। निकोलो कोंटी एक इतालवी यात्री था जो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत के सभी शासकों में सबसे शक्तिशाली बताया है। कौन सा विकल्प सही है? गलत है, सॉरी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तीसरा गलत है। देवराय द्वितीय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए 2 प्रकार के, एक सेकेंड, कृष्णदेवराय द्वारा आंध्र भोज की उपाधि धारण की गई थी, न कि देवराय द्वितीय द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी। तालीकोटा की लड़ाई के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह विजयनगर साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ा गया था। विजयनगर की सेना बड़ी होने के बावजूद बुरी तरह पराजित हुई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला गलत है। तालीकोटा की लड़ाई जो है 1565 विजयनगर साम्राज्य, दक्कन सुल्तान, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, इन सब की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना इस्लाम आदिल शाह ने की थी। हसन गंगू ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, हसन गंगू जिसे आमतौर पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाता था, इसने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी। हेलेबीडी में होयसलेश्वर मंदिर विष्णु को समर्पित है। दक्षिण भारत के कन्नडिगा साम्राज्य ने वर्तमान कर्नाटक राज्य के अधिकांश भाग पर प्रभुत्व जमा लिया। विष्णु वर्मन ने होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। होयसल की राजधानी पहले बेलूर में स्थापित की गई और फिर बाद में हलेबीडू में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 3 4 सही है, पहला गलत है। हलेबीडू जो है यह होयसलेश्वर मंदिर शिव देवता को समर्पित है, न कि विष्णु को। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों स्मारकों पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, इन्हें जो है कालक्रम में आपको लगाना है, इनकी स्थापना के क्रम में। ठीक है, इनका जो निर्माण हुआ था उस क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1206 कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था 1206। ठीक, उसके बाद तुगलकाबाद
का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में किया था, 1320 में। उसके बाद आपका लोधी गार्डन, जिस लोधी वंश से संबंधित है, और 1551 में, और फतेहपुर सीकरी 1556 में, फतेहपुर सीकरी अकबर 1556, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को, इसकी अगर हम बात करें, प्रतिहार, इसकी जो राजधानी थी कन्नौज थी, चोलों की राजधानी थी तंजौर, परमार वंश की राजधानी थी धार, सोलंकी वंश की अनहिलवाड़। सही आंसर ऑप्शन डी 4, 1, 3, 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन पहला शासक था जिसने राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार जो है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर नियमत ये खुदाई का प्रतिनिधि है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। यह बलबन का सिद्धांत था, न कि अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, बलबन। विभिन्न राजवंशों के शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विभिन्न यात्रियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प? इब्न बतूता तुगलक वंश के शासनकाल में, मार्को पोलो विजयनगर, और डोमिंगो पायस काकतीय वंश में। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला सही। ठीक, पहला सही है। बाकी मार्को पोलो की अगर हम बात करें, यह जो है तंजौरो अर्थात पांड्यों के शासनकाल में भारत आया था, तंजौर का यात्रा किया था। और जो डोमिंगो पायस है, यह जो है विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया था। पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। बाजीराव प्रथम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उन्होंने 1751 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को हराया। संघ की प्रणाली उनके द्वारा शुरू की गई। उन्होंने वसई की लड़ाई में सालसेट और वसीन पर कब्जा कर लिया, और वे पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, पहला और चौथा गलत है। ठीक है, पहला चौथा गलत है। देखिए, बालाजी बाजीराव ने 1751 में एक लड़ाई में अलीवर्दी जो है उसको पराजित किया था। ठीक है, न कि अलीवर्दी जो है खान को हराया नहीं था, अलीवर्दी खान जो है इससे पराजित हुए थे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुआ था, बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की उत्तरी अभियान सेना और अफगानिस्तान के जो राजा अहमद शाह दुर्रानी जो था उसके बीच में हुआ था। ठीक है, जिसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उन्होंने प्रतापगढ़ की लड़ाई में आदिल शाह के जनरल अफजल खान को मार डाला, और उन्हें राजा मान सिंह के साथ पुरंदर की संधि की। कौन सा विकल्प सही होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। पुरंदर की संधि जो की गई थी 1665 में, यह जो है मान सिंह नहीं बल्कि जय सिंह के साथ की गई थी। ठीक है, जय सिंह के साथ की गई थी। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले को घेर लिया गया था, जिसके बाद यह संधि हुई थी। पहला सही, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। बरीर खुफिया अधिकारी। मुतसद्दी जो बंदरगाह का गवर्नर। तकावी जो है एक कृषि ऋण था। ऑप्शन हो जाएगा। मुगल काल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हुमायूं ने चारागाह और सममित रूप से बनाए गए उद्यानों की शुरुआत की। बाबर ने दिल्ली में एक नया शहर बनाया और उसका नाम दीन पनाह रखा। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने रखी। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला गलत है। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा जो है चारबाग शैली का निर्माण कराया गया था। दूसरा, 1533 में हुमायूं ने यमुना नदी के तट पर एक नया शहर दीन पनाह की स्थापना कराई थी। ठीक, तो तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसकी स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा की गई थी। हैदराबाद शहर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा गलत हो जाएगा। हैदराबाद शहर का जो निर्माण है कुली कुतुब शाह ने 1591 में कराया था। ठीक है ना, कि यूसुफ आदिल शाह। तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण सफल रहा। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। रणथंभौर, यहाँ के शासक थे हमीरदेव। चित्तौड़गढ़ के या चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे राणा रतन सिंह। देवगिरी के शासक रामचंद्र, और गुजरात के कर्णदेव। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। सातवाहन शासक के बारे में कौन सा कथन सही है? एक ब्राह्मण की उपाधि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए उपयोग की जाती है। कार्ले शिलालेख के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जैन भिक्षुओं को कुछ गांव दान में दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। यह जो है हमें
जैन भिक्षुओं को कुछ गाँव जान में दिया था। कार्ले शिलालेख से इसकी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। या इसकी जानकारी जो है गौतमी पुत्र बलश्री के नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है, किसके द्वारा भूमि अनुदान दिया गया था, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर लोदी खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में प्रवीण थे। इब्न बतूता ने सल्तनत काल के दौरान डाक प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। तो यह सिकंदर लोदी नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजय विट्ठल मंदिर, जिसमें 56 नक्काशीदार खंभे और संगीत की ध्वनि निकलती है, भद्रांचलम में है। तक्षशिला आरंभिक मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र था। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है तुलुव राजवंश के कृष्णदेव राय ने करवाया था। और विट्ठल मंदिर की उल्लेखनीय विशेषता जो है, ये जो खंभे हैं उन सभी से जो बजाने पर एक तरह की संगीत की ध्वनि निकलती है, ध्वनि, ठीक है। और तक्षशिला शिक्षा का एक प्राचीन बौद्ध केंद्र था। इसमें क्या कह रहा है कि तक्षशिला आरंभिक मध्यकाल नहीं बल्कि प्राचीन काल, ठीक, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। आरंभिक मध्यकालीन साम्राज्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है? अमोघवर्ष फर्स्ट ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। मिहिर भोज ने प्रतिहार वंश को क्यों समेकित और पुनर्गठित किया। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी, न कि अमोघवर्ष ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? वह पहला भारतीय सम्राट है जिसने हज यात्रा के आयोजन के लिए सरकारी कोष का उपयोग किया। उसने दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा का स्थापना करवाया। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत है, ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। सरकारी खजाने से धन का उपयोग करके हज यात्रा की शुरुआत जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। और दीवाने खैरात और दारुल इस्लाम, जो दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल है, इसका गठन या इसका स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, ठीक है, फर्स्ट ने। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित बताना है कौन कितने सुमेलित है, ठीक है। अब्दुल रहमान, हमीर रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जागनिक आल्हाखंड और नरपति नाला बिसल देव रासो। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल एक, ठीक, केवल एक। इसमें देखिए, जोधारंग सारंग देव ने हमीर रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में है, एक महाकाव्य है, ठीक है, जो चंद्रबरदाई ने जिसकी रचना की थी, ठीक। और उसके बाद जो है आल्हाखंड की बात करें, आल्हाखंड जो है इसकी रचना जागनिक ने की थी। और बिसल देव रासो ने नरपत नाला की रचना की थी, ठीक है। इसमें पूछा कौन एक सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाकी तीनों सुमेलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। गयासुद्दीन तुगलक को अनाज कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा गलत है। सिकंदर लोदी ने विभिन्न अनाज करों को समाप्त किया था, न कि गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन ने इक्तदारी प्रथा की शुरुआत की। खालसा भूमि का व्यापक विकास मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं, ठीक है। देखिए, इक्तदारी प्रणाली की शुरुआत जो है वह इल्तुतमिश ने की थी। इक्तदारी प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। और राजस्व प्रणाली स्थापित करने में अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है, न कि मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी। तुगलक वंश के नसीरुद्दीन महमूद के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान मंगोल नेता तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। ख्वाजा जहान ने अपने शासन के दौरान संप्रभु राज्य जौनपुर की स्थापना की। कौन सा विकल्प सही होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। मध्यकालीन युग के दक्षिण साम्राज्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है? महिला कवि गंगा देवी ने अपनी रचना मधुरा विजयम में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है। फरनाओ नुनीज ने कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। नन्या, टिक्कन और कंबन को कवित्रय के रूप में जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक, पहला सही है, अन्य विकल्प गलत है, ठीक है। देखिए, फरनाओ नुनीज ने अच्युत देव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का क्या किया था? दौरा किया था। उन्होंने महिलाओं को नर्तकियों, घरेलू नौकरों और पालकी ढोने वाले के रूप में नियोजित किया था, इसकी जानकारी मिलती है। और नन्नय, टिक्कन और येरा प्रगदा को कवित्रय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इब्राहिम आदिल शाह के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मुस्लिम प्रजा उन्हें जगत गुरु कहकर पुकारते थे। गोलकुंडा सल्तनत पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का शासन था। किताब ए नवरस या नौ रसों की पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्खनी में लिखी गई थी। सही आंसर इसका क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है गलत है। दूसरा गलत है। बीजापुर सल्तनत पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा शासन किया गया था, ठीक है, न कि गोलकुंडा पर। नेक्स्ट देखिए, मुगल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर को इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी किया। दिल्ली पर किला कुहना का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। 2 अस्पा और 80 अस्पा की प्रणाली शाहजहां द्वारा शुरू की गई। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत है, बाकी पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। देखिए 2 अस्पा 80 अस्पा की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। किसने की थी, जहांगीर ने की थी। बाकी दिल्ली में किला कुहने का जो निर्माण है, दिल्ली में किला कुहना का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक। नेक्स्ट देखिए राज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को उनके समय के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या फिर गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2 और 4, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अगर बात करें, गुरु अर्जुन देव जो 5वें सिख गुरु थे, ठीक है, और इनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। और गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, जिनको औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।